तो अब बात करेंगे हम लाइन ऑफ ओरिएंटेशन की। लाइन ऑफ ओरिएंटेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम बताते हैं कि निपल की पोजीशन क्या है, मिड क्लेविकुलर के मीडियली, मिड स्टर्नल के लेटरली, तो इस तरीके से वर्ड है तो उनकी लाइन होती है एनाटॉमिकली, तो उसके हिसाब से हम रिलेशन बताते हैं कि पर्टिकुलर लोकेशन पर कौन सा स्ट्रक्चर है। तो लाइन ऑफ ओरिएंटेशन often used to describe the surface feature of anterior chest wall। anterior chest wall की surface feature बताने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी इनकी। कौन कितनी होती है? टोटल 5 होती है। ठीक है, टोटल कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? मिड स्टर्नल, फिर मिड क्लेविकुलर, फिर आएगी एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, देन मिड एक्सिलरी लाइन, है ना, एक्सिला के जस्ट सामने से, एक्सिला को कट करते हुए साइड लुक में, और एक एक्सिला के पीछे से। तो ये टोटल 5 है। ठीक है, कौन कौन सी? स्टर्नल को क्रॉस करने वाली, क्लेविकुलर लाइन क्लेविकल को क्रॉस करने वाली, एक्सिलरी लाइन एक्सिला को क्रॉस करने वाली, मिड एक्सिला और पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। इट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड इन द मीडियल प्लेन ऑन फ्रंट ऑफ द स्टर्नम। कौन? मिड स्टर्नल लाइन। तो ये है आपकी मिड स्टर्नल लाइन। कौन सी? जो मैं अब बना रहा हूं, स्टर्नम को बीच में से कट कर दी है, ये है मिड स्टर्नल लाइन। मिड क्लेविकुलर लाइन, इट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल टू द टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज एंड द मिड इंग्वाइलर पॉइंट। तो ये देखिए यहाँ से राइट मिड क्लेविकुलर लाइन कहाँ से चल रही है? क्लेविकल के जस्ट बीच में होते हुए, इंक्लूडिंग किसको काटते हुए? 9th कोस्टल कार्टिलेज को। 10th वाला उससे बाहर हो गया, किसको क्रॉस करे? 9th वाले को। और कहां तक जाएगी? नीचे। नीचे कहां तक? मिड इंग्वाइनल। इंग्वाइनल रीजन कहां होता है? यहाँ पर लेग जहां होते हैं, तो ये ऐसे, ये लेग इधर, तो इंग्वाइनल रीजन को भी कट करेगी इस तरीके से। अब इंग्वाइनल रीजन पढ़ेंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा। इंग्वाइनल रीजन यहाँ पेल्विस रीजन में होता है। तो ये anterior axillary line runs vertically downward from the anterior axillary fold। ठीक है, तो ये anterior axillary fold कहां पर है? ये तो axillary fold का एंटी एंड कहां पर? यहाँ पर। तो ये कहां से क्रॉस होगी? यहाँ से। ये क्या है? anterior axillary line। अगर हम साइड व्यू में देखें, ये कैसा देखा था हमने? सामने से। साइड व्यू में देखें तो सबसे आगे क्या होगा? एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, ये आगे वाले फोल्ड पे। पीछे वाले फोल्ड पर क्या होगा? पोस्टीरियर एक्सिलरी। और दोनों फोल्ड की, इन दोनों लाइनों के बीच से जो क्रॉस होगा उसको बोलेंगे मिड एक्सिलरी लाइन। यही यहाँ पे लिखा है कि मिड एक्सिलरी लाइन रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम पॉइंट लोकेटेड मिडवे बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड, जबकि पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन के इट रन्स वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड। ये आप लेटरल व्यू में देख लो, चाहे आप फ्रंट व्यू में देख लो। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम को जो क्रॉस करेगी उसको बोलते हैं हम वर्टिब्रल लाइन। तो उसका कोई खास डिस्कशन है नहीं। और जो स्कैपुला को डिवाइड करते हैं वो है स्कैपुलर लाइन। तो हमें एक दूसरे के रिलेशनशिप में ये सारी बातें करनी होती हैं। तो हमें मेन 5 याद रखनी है। कौन कौन सी? मिड स्टर्नल, मिड से शुरू करेंगे, देन मिड क्लेविकुलर, फिर हमारा एक्सिलर रीजन आ जाएगा। तो एक्सिलर के सामने वाले फोल्ड का क्या है? एंटीरियर एक्सिलरी। एक्सिला के बीच में मिड एक्सिलरी, एक्सिला के पीछे वाली लाइन पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। तो ये इमेजिनरी लाइन है। ये कब काम आती है? ड्यूरिंग सर्जरी, या हमें कोई पर्टिकुलर कोई लीजन है, कोई दिक्कत है पर्टिकुलर रीजन में, तो हम डिफाइन करेंगे कि मिड क्लेविकुलर लाइन के राइट में है या लेफ्ट में है या उससे ऊपर है या उससे इतने सेंटीमीटर नीचे है। ये सारी बातें इसमें हम करते हैं। सुपरफिशियल फेशिया। तो अब हमारे वर्ड आ जाता है फेशिया। फेशिया क्या है? फेशिया क्या है? फेशिया कनेक्टिव टिश्यू है, आपको ये पता है। और इस तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जस्ट स्किन के नीचे मिलता है। यानी हमारे, अगर आप स्टडी करते हो, कभी कैडावर की स्टडी करोगे या कर रहे होगे, तो आपने फील करा होगा कि मान लीजिए ये एक अपर एंड है ना। इस अपर एंड को मैंने क्या किया? मैंने इसको कट कर दिया। यहां से कट करने के बाद अब मुझे क्रॉस सेक्शन दिखेगा इसका। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जब मैं इसका देखता हूं तो मुझको सबसे बाहर क्या मिलेगा?
स्किन, है ना। तो जब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो सबसे पहले किस पर इंसिजन लगाते हैं? स्किन पर। स्किन के हटाते ही हमको क्या मिलेगा? स्किन के हटाते ही हमको मिलेगा सुपरफिशियल फेशिया प्लस फैट। ये हो गया सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के बाद हमको क्या मिलेगा? सुपरफिशियल फेशिया के बाद हमको मिलेगा ये हो गया हमारा डीप फेशिया, और ये हो गया सुपरफिशियल फेशिया। येलो कलर से दिख रहा होगा ये, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या होगी? सेंटर में उस ऑस्टियोलॉजी के हिसाब से यहां पर क्या होगी? उसकी बोन, ठीक है। अब ये सुपरफिशियल फेशिया क्या करेगा? ये सुपरफिशियल फेशिया तो स्किन के साथ अटैच रहेगा और डीप फेशिया के साथ अटैच रहेगा। डीप फेशिया क्या करेगा? डीप फेशिया इसमें कंपार्टमेंट बना देगा, जिसको क्या बोलते हैं? सेप्टा। सेप्टा अराउंड द मसल। और इसके अंदर क्या होंगी? इस बोन से अटैच, इसके आसपास क्या होंगी? मसल। ये क्या हो गई? मसल। तो मतलब जब आप कट लगाओगे किसी भी पूरी बॉडी में, जहां कहीं भी कट लगाओगे तो पैटर्न यही रहने वाला है। सबसे पहले स्किन, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के साथ अटैच हो सकता है क्या? फैट, वेरिएबल अमाउंट। देन थर्ड नंबर पे डीप फेशिया। डीप फेशिया पूरी तरीके से फ्यूज रहेगी मसल फाइबर के अराउंड, तो मसल। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पे मसल, और फिर फिफ्थ नंबर पे अपना क्या आएगा? बोन। बाहर से अंदर जाने में ये हम मूवमेंट फॉलो करेंगे। पहले स्किन हटाएंगे, फिर सुपरफिशियल फेशिया हटाएंगे, फिर डीप फेशिया हटाएंगे। डीप फेशिया ने अगर कुछ कंपार्टमेंट बना रखे होंगे तो उनको सेप्टा बोलते हैं। जो मतलब जैसे अब मान लो ये हैंड कट किया तो इसमें एक सामने की मसल होगी एंटीरियर कंपार्टमेंट की और एक पीछे की होगी पोस्टीरियर। तो ये एंटीरियर कंपार्टमेंट हो गया और ये पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर में ट्राइसेप्स आ गई तो ये ट्राइसेप्स का क्रॉस सेक्शन, और ये बाइसेप्स आ गई तो ये बाइसेप्स का क्रॉस सेक्शन। तो अब जैसे जैसे हम कट करते जाएंगे, एक एक लेयर हटाते जाएंगे, तो इसी तरीके से अब आप आगे हम हर चैप्टर में स्टडी करेंगे। किसी भी पोर्शन को काटेंगे तो पहले स्किन रिमूव करेंगे, देन सुपरफिशियल फेशिया। अगर उसका कोई रीजनल नाम है या उसमें कुछ स्पेशलिटी मिलती है या उसका कुछ कंटेंट है, जैसे सुपरफिशियल फेशिया में क्या मिलेगा आपको? खुद ही सोचिए। उसमें नर्व मिलेंगी सुपरफिशियल, जिनको बोलते हैं स्किन को क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स मिलेंगी, ठीक है। क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स मिलेंगी, क्यूटेनियस नर्व मिलेंगी। क्यूटेनियस मसल भी मिल सकती है बहुत पतली लेयर में जो ऐसे होती है, जैसे प्लेटिज्मा। और फीमेल के केस में क्या मिलेगा? ब्रेस्ट, ठीक है। वो भी किसके अंदर? सुपरफिशियल फेशिया के अंदर, ठीक है। और बाकी रीजनल नेम हो सकते हैं फेशिया के अपने, लेकिन किसके? डीप फेशिया के, ठीक है। जैसे क्लेविफेक्टोरल फेशिया, इस पर शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, इसी टॉपिक का है, अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन शुरू करेंगे हम कहाँ से? सुपरफिशियल फेशिया से। तो यही अरेंजमेंट हमें पढ़ना है, ये आपके दिमाग में अच्छे से आ गया हुआ है। क्रॉस सेक्शन के बाद इसी तरीके से लेयर बाय लेयर हम चलेंगे। तो सुपरफिशियल फेशिया पढ़ेंगे, फिर डीप फेशिया पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? मसल पढ़ेंगे, और बोन हम पढ़ चुके हैं। और इस रीजन से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक होगा जो इंपॉर्टेंट होगा, जो पर्टिकुलर उस रीजन में बताना जरूरी है, उस सबको हम डिस्कस करेंगे। चलिए, तो स्किन को हटाते ही हमको क्या मिलेगा? सुपरफिशियल फेशिया। फेशिया का मतलब क्या है? बॉन्ड। ये ग्लू की तरह काम करता है स्किन को मसल के साथ या डीप फेशिया के साथ जोड़ने के लिए। ऑफ द पेक्टोरल रीजन इज विजुअलाइज आफ्टर द स्किन हैज बीन इंसाइज्ड, है ना। इट कंटेन्स मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट, इसके अंदर थोड़ा फैट मिलेगा, डिपेंड करेगा रीजन टू रीजन, है ना। एंड इज कंटिन्यूअस विद दैट ऑफ सराउंडिंग रीजन। The mammary gland, which is well developed in female, is most important among all the contents of this fascia. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेमोरी ग्लैंड किस में डेवलप होता है या मेमोरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है? तो मेमोरी ग्लैंड हमेशा सुपरफिशियल फेशिया में होता है, ठीक है।
द फाइब्रस सेप्टा गिवन ऑफ बाय फेशिया सपोर्ट द लोब्स ऑफ द ग्लैंड एंड स्किन कवरिंग द ग्लैंड। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सुपरफिशियल फेशिया ही इसके अंदर कंपार्टमेंट बनाता है जिसमें हर एक लोब रखा रहता है। ठीक है, मान लीजिए ये ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट के ये लोब्स हैं क्रॉस सेक्शन में। तो ये जो कंपार्टमेंटलाइजेशन बनाया है जिसके अंदर लोब्स हैं, है ना, और ये सेंटर है एरियोला और इसके सेंटर में लिपल। तो यहाँ पर जो अपनी ग्लैंड्स अरेंज हैं, तो ये जो सेप्टा है इनके बीच में बनाया है वो भी किसी ने बनाया है, सुपरफेशियल फेशिया ने, क्योंकि साफ साफ मेंशन है कि द फाइब्रस सेप्टा गिवन ऑफ बाय द फेशिया सपोर्ट द लोब्स ऑफ द ग्लैंड एंड द स्किन कवरिंग द ग्लैंड। नेक्स्ट, कंटेंट क्या क्या मिलेगा यहाँ। इन एडिशन टू फैट द सुपरफेशियल फेशिया ऑफ पेक्टोरल रीजन कंटेन फॉलोइंग थिंग्स। नंबर 1, क्यूटेनियस नर्व, है ना, क्यूटेनियस नर्व तो मिलेंगी भाई, स्किन है तो उसके लिए तो चाहिए ना नर्व सप्लाई, तभी तो हमें टच रिसेप्शन आएगा, हमें कोई टच करा कैसे पता लगेगा। तो क्यूटेनियस नर्व्स ड्राइव फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सस एंड फ्रॉम द इंटरकोस्टल नर्व। तो दो जगह से यहाँ के लिए सप्लाई होगी पेक्टोरल रीजन के लिए सुपरफिशियल फेशिया में, किस किस से, सर्वाइकल प्लेक्सस से और इंटरकोस्टल नर्व से। क्यूटेनियस ब्रांच फ्रॉम द इंटरनल थोरेसिक एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज। तो दो इसमें नर्व मेन है, कौन कौन सी नर्व मेन है, क्यूटेनियस नर्व फ्रॉम द सर्वाइकल प्लेक्सस एंड सेकंड कहां से, इंटरकोस्टल से। ऐसे अगर मैं ब्लड वेसल्स की बात करूं तो किससे, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ठीक है, थर्ड है प्लेटिज्मा। प्लेटिज्मा एक मसल है, जब हम इस तरीके से नीचे वाले जॉ को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक कपड़े की तरह एक पतली सी मसल ऐसे फैल जाती है, ऐसे यहाँ क्लेविकल से उठ के आ जाती है स्किन। ठीक है, ये ऐसे करके ना हम इस लोअर जॉ को कंप्रेस करें तो यहाँ पर एक पतली सी कपड़ा सा हमें उठा हुआ से दिखता है क्लेविकल से, वो मसल है प्लेटिज्मा, है ना। तो वो एक इंपॉर्टेंट बात है। एंड फोर्थ इज ब्रेस्ट। तो एक एक करके अब हम इनको डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अपना जो फर्स्ट टॉपिक आता है दैट इज क्यूटेनियस इनर्वेशंस। क्यूटेनियस इनर्वेशन या कह सकते हैं नर्व सप्लाई टू द स्किन, जहां से हमें सेंसरी नर्व सप्लाई मिलती है पेक्टोरल रीजन पर। तो पेक्टोरल रीजन पर मैंने अभी भी आपको बताया था दो मेन सप्लाई हैं, कहां से, एक तो सर्वाइकल प्लेक्सस से और दूसरा इंटरकोस्टल से, इंटरकोस्टल नर्व से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, या थोड़े से ट्रिकी वर्ड है जो आपको याद करने पड़ेंगे अभी के लिए। बाद में जब लास्ट चैप्टर आएगा क्यूटेनियस नर्व किस तरीके से डिवाइड होते हैं वो आगे डिस्कस होगा। तो अभी के लिए आप इस पर ध्यान दें। स्किन ऑफ द पेक्टोरल रीजन इज सप्लाइड बाय फॉलोइंग क्यूटेनियस नर्व्स। Skin above the horizontal line drawn at the level of sternal angle is supplied by supraclavicular nerve C3 C4 branch। ठीक है, अब यहां पर क्या देखना है आपको, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, दिख रहे हो लाल कलर की, ये है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो स्किन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल। तो ये हॉरिजॉन्टल कहां पर है, स्टर्नल एंगल। स्टर्नल एंगल समझ में आ गया, कहां काम आ रहा है, इस तरीके से वो सरफेस लैंडमार्क काम आते हैं। अब डायरेक्ट वर्ड्स यूज होगा स्टर्नल एंगल। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा स्टर्नल एंगल से क्या हुआ, लाइन आपने खींच दी, तो एक इससे ऊपर वाला पोर्शन होगा, एक इसके नीचे वाला पोर्शन होगा, यही आपको देख रहे हैं। ठीक, चलिए इसको हटा देता हूं, ये तो यही पोजीशन यहां दिख रही है। अब यहां पर क्या है, द स्किन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल इज सप्लाइड बाय सुप्राक्लेविकुलर नर्व। अब यहां पर मैं आपको फिल करके बता देता हूं, सुप्राक्लेविकुलर नर्व कहां पर, इससे ऊपर, ये कहां पर है, एक मिनट, ये है अपना स्टर्नल एंगल। ठीक है, इससे ऊपर स्किन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल सप्लाइड बाय सुप्राक्लेविकुलर नर्व। सुप्राक्लेविकुलर नर्व ये है, इसकी ये 3 ब्रांचेस आ गई। तीन ब्रांचेस
आ गई इसकी, ठीक है। द मीडियल इंटरमीडिएट लेटरल, मीडियल इंटरमीडिएट लेटरल, सेंटर से इधर चलेंगे ना, तो मीडियल इंटरमीडिएट लेटरल सुप्राक्लेविकुलर नर्व्स आर ब्रांचेस ऑफ द सर्वाइकल प्लेक्सस। और ये सुप्राक्लेविकुलर नर्व कहाँ से आई है? बेसिकली ये सर्वाइकल प्लेक्सस से आई है। दे सप्लाई द स्किन ओवर द अपर हाफ ऑफ द डेल्टोइड एंड फ्रॉम द क्लेविकल डाउन टू द सेकेंड रिब। आपको पता है एक्सटर्नल एंगल कहाँ पर बनता है? यहाँ पर सेकेंड रिब होती है। सेकेंड रिब से ऊपर ऊपर वाला पोर्शन और ये डेल्टोइड वाला एरिया, ये ब्लू कलर से जो मैंने करा है, ये सारा का सारा एरिया किससे सप्लाई हो रहा है आपका? इससे, सुप्राक्लेविकुलर नर्व से। क्लियर है? तो स्किन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन तो इससे हो गया। अब एक्सटर्नल एंगल के नीचे वाली बात करते हैं। द स्किन बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन इज सप्लाइड बाय एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ द वेंट्रल रेमाई ऑफ सेकेंड टू सिक्स्थ इंटरकोस्टल नर्व T2 to T6। दे सप्लाई द स्किन बिलो द लेवल ऑफ सेकेंड रिब। तो देखो अब यहाँ पर ये चीजें कहाँ आ रही है? देखो सेकेंड रिब अभी हमने पढ़ी थी फीचर्स में, और अब समझ में आ रहा होगा आपको कि सेकेंड रिब हमने एक डिमार्केशन के लिए हमको ये सरफेस फीचर पढ़नी पड़ती है कि हम वहां पर कुछ डिसाइड करते हैं कि इस चीज से लेकर मतलब या इस एरिया से लेकर इस एरिया तक को हम डिफाइन करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर बार बार एक्सटर्नल एंगल और सेकेंड रिब, तो सेकेंड रिब यहाँ पर, सेकेंड रिब यहाँ पर आती है एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ पर कौन कौन सी ब्रांच आ रखी है? ये एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व है ना, और लेटरल क्यूटेनियस नर्व। तो इंटरकोस्टल नर्व ने अपनी ब्रांचेस दे दी है, एंटीरियर एंड लेटरल, उससे इसको सप्लाई मिलती है। The area supplied by C4 spinal segment directly meet the area supplied by T2 spinal segment. This is because the nerve derived from the C5 to T1 spinal segment have been pulled away from the brachial plexus to supply the upper limb. इस लाइन का मतलब क्या है इसको समझिए। यहां पर कायदे में जब ये लिम्ब बड बनी होगी तो C3 C4 T2 T5 T4 T6 ऐसे बनना होगा ना। C3 C4 तो वो कहाँ गया? C5 C6 C7 C8 T1 वो मेंशन क्यों नहीं है? वो मेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर आ गया हैंड में, ठीक है। डर्मेटोम पैटर्न जब हम पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ पे T1 आ गया और आपका, और बाकी सब सप्लाई कहाँ चली गई? यहाँ पे चली गई C5 C6 C7 C8 है ना, C8 यहाँ पर आ जाएगा और ये T1 आ गया हैंड में। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ तो ये कहाँ आ गया? ब्रैकियल प्लेक्सस में। इसीलिए C4 का मिलन किससे हो गया? T2 से। C4 का मिलन किससे पॉसिबल है? T2 से, क्योंकि ये डेडिकेटेडली ये पूरी नर्व सप्लाई किसके लिए आ गई? आर्म के लिए, या कह सकते हैं अपर लिम्ब के लिए। इसीलिए ये दोनों सेगमेंट पास पास आ गए। अदरवाइज सीरीज में होते तो नहीं होता ना, हमेशा एडजेसेंट वाला ही तो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यही बताया गया है। द एरिया सप्लाइड बाय C4 स्पाइनल सेगमेंट डायरेक्टली मीट विद द T2 स्पाइनल सेगमेंट। वैसे तो पॉसिबल नहीं था अगर क्योंकि C5 होता, C6 होता, C7 होता, C8 होता, T1 होता, तो T1 का T2 से रिलेशन होता, C4 का तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब हम नर्व सप्लाई देखते हैं तो C4 की नर्व सप्लाई यहाँ तक है और T2 की यहाँ तक रहती है और बाकी सबकी केवल हैंड में होती है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इसी वजह से दिस इज बिकॉज द नर्व्स derived फ्रॉम C5 to T1 स्पाइनल सेगमेंट हैव बीन पुल्ड अवे। तो यहाँ से पकड़ के बाहर खींच ली गई है इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। अभी पढ़ेंगे ना आगे ब्रैकियल प्लेक्सस एक्जिला में, तो एक्जिला से निकल के ही बाहर खींच ली गई है, इसीलिए दोनों एरिया पास पास आ गए, ठीक है। क्योंकि आप अगर देखोगे तो पहले कैसे था, वन ये बड है वन, ठीक है, C3 से लेके T6 तक, फिर धीरे धीरे क्या
T6 तक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, केवल इसका इतना पोर्शन बढ़ना शुरू हुआ, बढ़ का, और ये वाला पोर्शन एक दूसरे के पास आते चला है, कंप्रेस होता रहे, इसलिए C4 का रिलेशन किससे बन गया, T2 से। तो किस लिए हो पाया ऐसा, क्योंकि डेडिकेटेडली जो ब्रैकियल प्लेक्सिस यानी C5 से लेकर T1 तक का जो सेगमेंट था वो पूरा आर्म में चला गया, इसीलिए चेस्ट में वो दोनों जो सेगमेंट है नर्व के वो पास पास आ गए। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि जब भी हम बात करेंगे पेक्टोरल ईयर के क्यूटेनियस नर्व सप्लाई की, तो हमें एक ही बात याद रखना है कि स्किन अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द स्टर्नल एंगल इज सप्लाइड बाय सुप्राक्लेविकुलर नर्व। ठीक है, रूट वैल्यू क्या है, C3 to C4, और उसके 3 ब्रांचेस हैं, मीडियल, इंटरमीडिएट, लेटरल। किसको सप्लाई करेगी, अपर हाफ ऑफ द डेल्टॉइड एंड क्लेविकल अप टू द कहां तक, सेकंड रिब। और अगर मैं बात करूं स्किन बिलो द स्टर्नल एंगल, तो स्किन बिलो द स्टर्नल एंगल सप्लाइड बाय इंटरकोस्टल नर्व्स। कौन सी, एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस उसकी, रूट वैल्यू 2 से 6 इंटरकोस्टल नर्व तक, सप्लाई बिलो द सेकंड रिब। ये बात हो गई। और यहां पर आप देख पा रहे हो कि C4 और T2 आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरमिंगल कर रहे हैं। जबकि पॉसिबल क्यों है, पॉसिबल ये इसलिए है क्योंकि C5 से लेके T1 तक कहाँ चला गया सप्लाई करने के लिए, पूरे अपर लिम्ब के लिए डेडिकेटेडली, वो सर्वाइकल प्लेक्सिस के बाद ब्रैकियल प्लेक्सिस निकल के चली गई। तो इसीलिए ये दोनों आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, जबकि जनरली हमेशा नियर एंड डियर वाले ओवरलैप करते हैं, यानी C3 C4 जैसे ओवरलैप कर रहा है, T2 T3 कर रहा है, तो ऐसे T1 और T2 कर सकता है, या C4 और C5 कर सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो दोनों सेगमेंट गायब हैं, कौन सी रूट वैल्यू कर रही है, इसीलिए ये डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है। अब बात करते हैं क्यूटेनियस ब्लड वेसल की, है ना। तो यहाँ पे क्यूटेनियस ब्लड वेसल की जब मैं बात करता हूँ, the cutaneous vessels are very small. The anterior cutaneous nerves are accompanied by perforating branches of the internal thoracic artery. ठीक है, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व के जस्ट पैरेलल कौन सी आर्टरीज चलेंगी, परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, तो इसकी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी कौन सी ब्रांच, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ब्रांचेस आर लार्ज इन फीमेल्स फॉर सप्लाइंग द ब्रेस्ट। तो इसी इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की जो एक्चुअल में एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व के साथ साथ चलती है एज अ परफोरेटिंग ब्रांचेस, द लेटरल क्यूटेनियस नर्व आर अकम्पेन्ड बाय लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। तो ये 2 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर लेटरल क्यूटेनियस नर्व की बात कर रहा है और यहाँ पर एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व की बात कर रहा है, तो दोनों यही किसकी ब्रांच थी, है लेटरल और एंटीरियर ब्रांच किसकी है, ये बेसिकली इंटरकोस्टल नर्व की। तो इनके साथ साथ परफोरेटिंग ब्रांचेस चलेंगी किसकी, आर्टरी की। तो एंटीरियर के साथ कौन चलेगा, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, और लेटरल के साथ कौन चलेगा, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ये पॉइंट आपको याद रखना है, दोनों में डिफरेंस है, कौन किसके साथ साथ चलेगा। तो इस नर्व के साथ, एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व के साथ कौन चलेगा, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की परफोरेटिंग ब्रांच, इंटरनल थोरेसिक की परफोरेटिंग ब्रांच चलेंगी, जिसमें भी कौन से नंबर फीमेल में ज्यादा अच्छे होंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ नंबर की जो ब्रांच होगी वो लार्ज होगी। ठीक है, अगर मैं बात करूं लेटरल क्यूटेनियस नर्व की, तो ये किसके साथ चलेगा, बाय द लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। यहाँ पर 2 पॉइंट कौन से कि एक तो ये कि एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व इज अकम्पेन्ड बाय परफोरेटिंग ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, पहला एंटीरियर के लिए। ठीक है, उसके बाद उस परफोरेटिंग ब्रांच का एंटीरियर का इंटरनल थोरेसिक आर्टरी का क्या होगा, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी की, फिर उसके बाद सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ब्रांच जो होगी फीमेल के केस में ब्रेस्ट को सप्लाई करेगी। और अगर मैं लेटरल क्यूटेनियस नर्व के साथियों की बात करूं तो उनके साथ कौन कौन चलता है, लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। ये पॉइंट याद रखना है आपको, क्लियर। तो 2 पॉइंट हो गए, क्यूटेनियस नर्व्स हो गई, क्यूटेनियस वेसल हो गए। तीसरा क्या था अपना, प्लेटिज्मा। मैंने बताया था ये कैसी मसल थी, फ्लैट मसल थी, प्लेटिज्मा। द प्लेटिज्मा और ग्रीक मीन्स ब्रॉड इज अ थिन ब्रॉड शीट ऑफ सबक्यूटेनियस मसल। कैसी मसल है बेटा, सबक्यूटेनियस, जस्ट स्किन के नीचे।
द फाइबर्स ऑफ द मसल अराइज फ्रॉम द डीप फेशिया। ठीक है, अब देखो इस मसल का ओरिजिन किससे हो रहा है? वैसे बोन से होता है, किसी ना किसी एज पर तो बोन होगी, लेकिन इसका ओरिजिन किससे हो रहा है? अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, देखिए इसका ओरिजिन हो रहा है डीप फेशिया से, कवरिंग द पेक्टोरलिस मेजर। तो पेक्टोरलिस मेजर के फेशिया से किसी दूसरी मसल का ओरिजिन हो रहा है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। रन्स अपवर्ड मीडियली क्रॉसिंग द क्लेविकल एंड साइड ऑफ द नेक एंड आर इंसर्टेड इनटू द बेस ऑफ द मैंडिबल। तो मैंडिबल क्या है हमारी? ये जो जॉ के नीचे वाली जो जॉ लाइन जिसको बोलते हैं ना, ये नीचे पूरा मैंडिबल है, इससे आकर अटैच जाता है। इसलिए मैंने कहा था जब हम जॉ को कंप्रेस करते हैं तो यहाँ पे कपड़े की तरह ये खिंच जाती है, तो वो जो पतली स्किन बनती है ना खिंची हुई कपड़े की तरह, वो उसको ही हम बोलते हैं प्लेटिज्मा। एंड इनटू द स्किन ओवर द पोस्टीरियर एंड लोअर पार्ट ऑफ द फेस। द प्लेटिज्मा इज सप्लाइड बाय ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। इसकी सप्लाई याद कर लीजिए, नर्व सप्लाई क्या है इसकी? बाय द फेशियल नर्व। व्हेन द एंगल ऑफ माउथ इज पुल्ड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ हम डाउन करेंगे, जब ताकत लगाते हैं ना तो नीचे की तरफ जो चला जाता है, तो यहाँ पे ये स्किन उठ जाती है। द मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिंकल्स द स्किन ऑफ द नेक। और मसल पे किस में रिंकल पड़ जाएंगे? मसल नेक की जो स्किन है उस पर रिंकल्स पड़ जाते हैं, खिंचाव आ जाता है एकदम से, ऐसे ऐसे ये नेक है तो ऐसे ऐसे लाइनें दिखने लगती हैं। ठीक है, जॉ को नीचे की तरफ रिट्रैक्ट करने में। ठीक है, द प्लेटिज्मा में प्रोटेक्ट एक्सटर्नल जुगुलर वेन। प्लेटिज्मा में प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल जुगुलर वेन विच अंडरलाइज द मसल फ्रॉम एक्सटर्नल प्रेशर। और ये प्लेटिज्मा किसको प्रोटेक्ट करती है? एक्सटर्नल जुगुलर वेन को भी प्रोटेक्ट करती है, बिकॉज एक्सटर्नल जुगुलर वेन जस्ट इसके नीचे से होकर पास होती है। ठीक है, इसलिए इसकी वजह से क्या होता है, ऊपर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर उस पर लगाए तो वो उस कंप्रेशन से बची रहती है। तो प्लेटिज्मा के बारे में दो ही बातें याद रखनी है। एक तो इसका ओरिजिन डीप फेशिया से होता है। डीप फेशिया किसके? डीप फेशिया से, कौन सी मसल के? पेक्टोरलिस मेजर के। लेकिन ये बेसिकली आती है किसके कंटेंट में? सुपरफिशियल फेशिया के कंटेंट में आती है। ठीक है, ये याद रखना। और नर्व सप्लाई फेशियल नर्व, इतने पॉइंट याद रख लो। और जब हम ताकत लगाते हैं, जॉ को नीचे करते हैं, ठीक है, जॉ को इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं गर्दन की मसल को, तो वो प्लेटिज्मा यहाँ से इस जगह से उठ के बाहर की तरफ हो जाती है। ठीक।